पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा। मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना माँ भारती की सेवा करने का सौभाग्य है। पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो आज अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा होता। श्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा। ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेताओं की वो वक़्त है लोडर की। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। यूपी के चुनाव में गर्मी भी है और अब तो चर्बी भी है, हिंदू मुसलमान भी है तो ओबीसी वोटर पर घमासान भी है, क्योंकि यूपी में हर 100 में से 43 वोट ओबीसी का है। आप समझ गए होंगे आज हमारा फोकस किस दिशा में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी के ओबीसी वोटर इस बार क्या करने वाले हैं। क्या उनका वोट बीजेपी को जाएगा या बीजेपी को चैलेंज दे रहे अखिलेश यादव को मिलने वाला है। गैर यादव ओबीसी वोट का रुख इस बार किसकी तरफ रहेगा। ओबीसी कम्युनिटी करीब करीब 43 से 44% है यूपी के वोटर में। ऐसे में जो गैर यादव है, यादवों के लिए तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पीछे लामबंद हो सकती है, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी है क्या वो बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़े ओबीसी चेहरे अगर कोई हैं तो वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिराथू सीट से अपना पर्चा भरा है। आउटगोइंग सरकार में उप मुख्यमंत्री के पदभार वो संभाले हुए थे। उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब वो पर्चा भरवाने के लिए गए थे आज, तो उनके साथ खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पहुंचे थे। साथ में जो सहयोगी दल है बीजेपी का, अपना दल, उनकी सुप्रीमो, उनकी मुखिया अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री है, वो भी साथ में थी आज केशव प्रसाद मौर्य के। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड अगर बहुमत मिला तो इसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य की मेहनत, लगन, रणनीति को बहुत अहम माना जाता है। उस वक्त तक तो योगी जी का नाम तक नहीं था। केशव मौर्य उस समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने ओबीसी जातियों को साधने में कामयाबी पाई और बीजेपी के साथ एक बड़ा गठबंधन किया था। 2017 की मैं बात कर रहा हूं। छोटे छोटे पॉकेट में बंदी ओबीसी की पार्टियों को बीजेपी के साथ जोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की थी तो वो केशव प्रसाद मौर्य की। 2012 में पहली बार मौर्य साहब विधायक बने थे, लेकिन आज की तारीख में यूपी में बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है और ओबीसी नेता के तौर पर तो वो सबसे बड़ा चेहरा पार्टी के बताए जाते हैं। आज यही मौर्य साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया चाहता है में। और आज का दिन आपने जाहिर तौर पर देखा होगा, शुभ दिन होगा, पर्चा आपने दाखिल किया, तो मैं ये शुभकामनाओं के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, अब लड़ाई में कितनी तैयारी है आपकी, कहां पहुंचे हैं आप इस बड़ी लड़ाई में। देखिए, सबसे पहली बात तो आप को मैं एबीपी के माध्यम से यह कहते हुए खुशी का अनुभव कर रहा हूं कि नामांकन के इस कार्यक्रम में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, मेरे यूपी के प्रभारी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी सहित अनेक हमारे सांसद, विधायक और कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैंने शुभ मुहूर्त में किया है, मेरे लिए शुभ दिन है और निश्चित तौर से 27 फरवरी को सिराथू विधानसभा के लिए मतदान होना है और गिनती तो 10 मार्च को होनी है, लेकिन सिराथू सहित 10 मार्च को जब गिनती होगी तो हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। और भाजपा की लहर जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, जो 2019 में थी, वही लहर 2022 में है। ये गठबंधन में लड़े तब भी भाजपा आगे रहती है
अलग अलग लड़े तब तो भाजपा आगे रहती ही है, लेकिन इस समय का वातावरण भाजपा के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, लड़ाई की औपचारिकता कर रही है। जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। आकाश ये दावे सच होते 10 मार्च को पता लगेगा मौर्य साहब। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हम टॉपिक पे जो मेरा आज का है कि ओबीसी किधर वोट करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक बड़े ओबीसी नेता हैं और शायद इसीलिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का वोटर जो ओबीसी जाति का वो आपके साथ है? सुमित जी, 2014 के चुनाव में चाहे अगड़ा वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित वर्ग, 2017 में चाहे अगड़ा वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित वर्ग, 2019 में चाहे अगड़ा वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित वर्ग, यानी यह जो त्रिवेणी है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, साथ है और 2022 में भी साथ रहेगी। सारे विरोधी चाहे जितने जतन कर लें, संपूर्ण समाज जो उत्तर प्रदेश का है ये विरोधी दलों के मंसूबों को बहुत अच्छी प्रकार से जान गया है। इसीलिए साइकिल तो पंचर थी, पंचर है, पंचर रहेगी। हाथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा जबकि उसका साइज बड़ा होता है। कांग्रेस को खोजने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैं यह स्पष्ट तौर से मानता हूं कि 2017 से भी बेहतर स्थिति में हम 2022 में हैं और 300 से अधिक सीटें हम फिर जीत करके यूपी में 10 मार्च के बाद जो भी तिथि तय होगी भाजपा की सरकार बनेगी। 14 आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 5 वर्षों में बहुत काम किया है। जी, तो 14, 17, 19 आपने त्रिवेणी की बात की। आप इलाहाबाद से आते हैं तो त्रिवेणी का संगम के बाद से बार बार जिक्र आप करते हैं अपनी चर्चाओं में। लेकिन ये 14, 17, 19 और अब 22 का चुनाव, आपको नहीं लगता कि 8 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी बीजेपी के खिलाफ, प्रदेश के लेवल पर भी और देश के लेवल पर भी? उससे कैसे जूझेंगे? देखिए सुमित जी, ये एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होती है जो सरकार में आने के बाद जनता के लिए काम नहीं करते हैं। हम वादा करके आए थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, भाजपा देगी अच्छी सरकार, वह हमने दिया है। हमने गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया है। हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटे और 18 घंटा के अनुपात में बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है। सड़क हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, हमने इंफ्रा का भी बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करने का काम किया है। जनता सब देख रही है, अपनी आंखों, जनता की आंखों के सामने है कि बाकी सब तो जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर बांट करके वोट लेकर के सत्ता पाने के बाद गरीबों को भूल जाते हैं, किसानों को भूल जाते हैं, मजदूरों को भूल जाते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी जो है उसे भूल जाते हैं। भाजपा ने जो कहा है वो किया है। इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा में फर्क साफ है। इसलिए भाजपा लगातार विजय यात्रा पर है और विपक्ष पराजय की यात्रा पर है। 2022 में भी भाजपा की विजय यात्रा जारी रहेगी और विपक्ष की पराजय सुनिश्चित है। जी, लेकिन मौर्य साहब ये भी तो बताना पड़ेगा, ये भी तो बताना चाहिए कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब निकल रहे हैं पश्चिम में तो उनको भी बहुत बड़ी भीड़ वेलकम कर रही है। उनके आसपास भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे इग्नोर करेंगे आप? वो तस्वीरें आप भी देखते होंगे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। मैं देखता हूँ श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के गुंडों के, अपराधियों के, दंगाइयों के, अपहरणकर्ताओं के, भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, मुखिया हैं। उनके पीछे वो दिख सकते हैं, आ सकते हैं। और दिखने और आ सकने में आप 2014 का चुनाव देखेंगे तो उसमें भी उनके पीछे आते थे यही गुंडे अपराधी। 2017 के विधानसभा चुनाव के समय भी यह सब आते थे। 2019 में तो बुआ भतीजे एक हो गए, सब आते थे। लेकिन जीत किसकी हुई? भाजपा की हुई। खिला क्या? कमल का फूल। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में भी सपा, बसपा, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव में आप दिखाते हैं भाजपा के प्रतिद्वंदी के रूप में, इसलिए वो दिखते हैं। लेकिन मतदाता बहुत समझदार हो गया है और इसीलिए केंद्र सरकार में बहुमत वाली सरकार कितने दिनों के बाद 2014 में आई। 2019 में तो सबने मान लिया था कि भाजपा की पराजय सुनिश्चित हो गई। लेकिन 2019 में सारे गठबंधन, उसमें जिनकी आप बात कर रहे हैं, वह अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी,
या दोनों ही नहीं, इसके साथ में बसपा भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, तो क्या हश्र हुआ इनका, जनता ने क्या हश्र किया? तो लोग समझदार हो गए हैं। ऐसी पार्टियों को वोट दे करके स्वयं अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं कहा करता हूं तो जो कि उत्तर प्रदेश तो जो वो भीड़ इकट्ठी हो रही है, सुरक्षा की वो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है समाजवादी रथ के सामने, कोई केशव जी, क्या वो भीड़ को आप गुंडों कह रहे हैं? गुंडों की भीड़ है या जो साथ में खड़े अखिलेश के वो गुंडे हैं? कौन है? आप मान करके चलिए, आप समझ लीजिए कि उनके साथ भीड़ के रूप में या उनके साथ रथ के अंदर बैठे हुए, चाहे उनकी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की फौज है, जिनके कारण से लोग भय के माहौल में जीवन यापन करते थे। आज उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। अपराधियों में भय पैदा है, लेकिन जनता का भय दूर करने में सफल हुए हैं। इस 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की ओर बढ़ रहा है, हमारा इंफ्रा मजबूत हो रहा है, हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां की जा रही हैं। यह सब किसी से छिपा नहीं, लोग जानते हैं। जी केशव जी, आज की एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर एक टीवी की नजर से नजर आई है। अखिलेश और जयंत का काफिला जा रहा है, सामने से प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला आता है, एक दूसरे को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वेव करते हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा भी रहा हूँ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपके सामने टीवी है कि नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा, इन तस्वीरों को देखकर क्या समझ में आता है आपको? क्या आपस में इनके बीच कोई दोस्ती है या ये सिर्फ एक सियासी तस्वीर है? अच्छा, आप 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारा था क्या? नहीं। अभी श्री अखिलेश यादव जी ने करहल मैनपुरी जिले से अपना पर्चा दाखिल किया कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो प्रत्याशी था उसे विड्रा कर लिया। शिवपाल सिंह जी जो अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, जसवंत नगर से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वापस कर लिया। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सपा बसपा की बैसाखी पर 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में सरकार चली है और प्रदेश में इनके भ्रष्टाचार, इनके गुंडाराज, इनके आपराधिक कृत्यों को केंद्र में श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसे अनदेखा करती थी। तो यह सब आपस में एक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग लड़ने की जगह सब एक होकर के लड़ लें, तब भी कमल ही खिलेगा, तब भी भाजपा ही जीतेगी, तब भी 2022 भाजपा का ही होगा। एक बात बताइए केशव जी, जब हम 17 के चुनाव आप कवर, मैं किसी और चैनल में था, आपका चुनाव कैंपेन हम लोगों ने कवर किया था, आप पूरा दारोमदार के साथ पार्टी को लेकर चल रहे थे। आपने छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और वो बहुत ही सफल फॉर्मूला साबित हुआ पार्टी के लिए। आपको लगता है इस बार वो फॉर्मूला नहीं चल पाया क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो भाजपा के साथ नहीं है, वो कुछ सपा के साथ भी चली गई हैं? देखिए, इनके जाने आने से भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटे राजनीतिक दल भाजपा के साथ आए वो बड़े हो गए। आज अपना दल यस अगर भाजपा गठबंधन का हिस्सा है तो आज उनके विधानसभा में कांग्रेस से ज्यादा 9 विधायक थे 2017 की विधानसभा में। लोकसभा में इस समय अपना दल के 2 सांसद हैं, कांग्रेस का यूपी से 1 सांसद है। तो आप इस पूरी तरह से समझ लें कि भाजपा के साथ जो आता है वो बड़ा हो जाता है और जो भाजपा छोड़ करके जाता है तो वो अपना नुकसान करके जाता है। और 10 मार्च को आप वोटों की गिनती के बाद देखिएगा, यार जिनके बारे में भी आप कहना चाह रहे हैं मैं उनका नाम लेना भी आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि उनका इस स्थिति में कहीं वजूद मुझे दिखाई नहीं देता जिनका मैं नाम लेकर के कोई महत्व बढ़ाने का काम करूं। लेकिन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो भाजपा का साथ छोड़ करके गए हैं, 10 मार्च को या विधानसभा चुनाव में जीत कर आने की इनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। तो आप नाम मत लीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, अपना दल कमेरावादी, ये तमाम जो संगठन जुड़े हैं अखिलेश यादव के साथ, पूर्व के संगठन है, आपके इलाके के संगठन है, आपको पार्टियां हैं, आपको लगता नहीं कि ये डैमेज पहुंचाएंगी बीजेपी को, आपके ओबीसी वोट बैंक को? मुझे ये लगता है कि डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, ये भाजपा को नहीं डैमेज करेंगे, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही डैमेज करेंगे। पहले अपने यहाँ का सिर्फ फटौवल वो ठीक कर लें, फिर चुनाव के लिए आकर के दावेदारी करें। श्री अखिलेश यादव जी से आप सवाल करिएगा, अगर किसी दिन आपके साथ भेंट होगी। वो पहले कहते थे हम 400 सीटें जीत रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये 47 सीटें जो 2017 में जीत करके आए थे वो अभी 2022 में बचा पाएंगे या उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भाजपा की लहर चल रही है, जनता ने भाजपा का चुनाव अपने हाथ में ले लिया है।
हमारा कार्यकर्ता तो परिश्रम कर रहा है, हमारा नेतृत्व वर्ग प्रचार प्रसार कर रहा है, प्रत्याशी भी ये घर घर संपर्क कर रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं, लेकिन जनता इस चुनाव को, भाजपा के चुनाव को मानती है कि भाजपा का चुनाव भाजपा का नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का चुनाव है, तो अगर विकास का चुनाव है, तो अगर उनको बिजली उपलब्ध कराने का अगर चुनाव, भाजपा रोजगार उपलब्ध कराने का चुनाव है, केशव जी, अगर मकान उपलब्ध कराने का चुनाव, भाजपा की उपलब्धियों पर वोट पड़ने वाला है केशव जी, जिस सरकार में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस परिस्थिति में अगर आपको, जैसे आपने दावा किया कि 300 से अधिक सीटें आएंगी, तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी ही होंगे? जी देखिए, अब योगी जी हैं और योगी जी होंगे ऐसा मैं भी मानता हूं, लेकिन योगी जी होंगे कि नहीं होंगे ये केशव प्रसाद की हैसियत के बाहर का विषय आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरा एक लक्ष्य है भाजपा को फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जिताना, फिर से कमल की सरकार बनाना, फिर से डबल इंजन की सरकार बनाना, जिससे मेरे यूपी के 24 करोड़ जनता के जीवन में जो खुशहाली आई है वो बदहाली में ना बदले। तो आप जो गुंडा राज का अंत हो गया, फिर से गुंडा राज वापस ना आए। तो आप क्या नारा लगाते हैं? गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा, ये नारा ना सुनाई दे। तो आप क्या नारा लगाते हैं अपनी रैलियों में? आप अपनी रैलियों में क्या नारा लगवाते हैं? अब की बार भाजपा सरकार या अब की बार योगी सरकार? मैं तो बार बार कहता हूं, बार बार भाजपा सरकार, बार बार योगी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये तो नारे तो अनेक प्रकार के लगते हैं, जहां जैसी आवश्यकता होती वैसे नारे लगते हैं, लेकिन जो नारे लगते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जो सामने बैठा है उसको क्या बताना है, ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है, और जहां जो बताना होता है हम लोग बताते हैं। तो कोई उम्मीद है कि लीडरशिप चेंज भी हो सकती है? ऐसी संभावना, आशंका? मैंने कहा ये काल्पनिक प्रश्न करना, वो काल्पनिक उत्तर देना, ये मैं कहा कि काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक उत्तर, जो भाजपा कोई समाज, सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जी। हमारा इतना परिपक्व नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, और हम अपने नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं, उसके निर्णय के आधार पर मिल करके काम करते हैं और परिणाम देते हैं, और उस परिणाम के बल पर फिर चुनाव के मैदान में जाते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं, और जीतने के बाद फिर सरकार बनाते हैं और फिर सेवा में समर्पित हो जाते हैं। केशव जी, मुझे पता है आपको जाना, लेकिन एक और इशू है जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए भाजपा छोड़ के सपा में, आपने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। आपने 11 जनवरी 2022 को ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। क्या आपको अफसोस है कि एक बड़ा ओबीसी नेता, एक बड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता तो छोड़ के चला गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मुझे क्या, किसी को कोई अफसोस नहीं है। जब तक वो भाजपा सरकार के अंदर मंत्री थे और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस समय तक मेरे ट्वीट का मतलब था, महत्व था। जब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हो गए तो मेरे लिए, जैसे श्री अखिलेश यादव जी, जैसे श्री शिवपाल यादव जी, जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता, वैसे यह सब लोग भी हैं, लेकिन इनके जाने से भाजपा की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम 73 सांसद जीत करके आए थे, और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होता तो हम 350 विधानसभा सीटें जीतते, तब ये सब हमारे साथ नहीं थे। मैंने कहा जो भाजपा के साथ आता है वो बड़ा हो जाता है, जो भाजपा छोड़ करके जाता है वो छोटा हो जाता है। केशव जी, ये सवाल जो भी जो छोड़ के गए, ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि आपकी बातों, आपकी ट्वीट में मधुरता थी, आपके ट्वीट में स्वामी जी को साथ लाने की प्रयास था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल उलट आया था। तो ये समझ में नहीं आया था तमाम लोगों को, पाठकों को, कि भाजपा में दो राय हैं क्या स्वामी जी के जाने, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से? नहीं, देखिए, वो जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरे नंबर की जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा हूं, और सरकार का कोई साथी उस समय गया था, इसलिए मैंने इस बात को कहा था, ट्वीट भी किया था, आप सबने दिखाया भी था। लेकिन जब कहते हैं कि कोई चला गया और नहीं आना चाहता है, बैठकर बात नहीं करना चाहता, चला गया, वो चैप्टर क्लोज। अब तो हम नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिलाने जा रहे हैं, फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और 10 मार्च के बाद जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, तो अब ये पछताएंगे कि हमने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा। आपने समाप्तवादी पार्टी नाम दे दिया इस कार्यक्रम में।
समाजवादी पार्टी को, अब इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी चुनावों में। लेकिन एक चीज बताइए केशव जी, क्या कोई संभावना है 100 अगर बहुमत के आसपास आके भाजपा की गाड़ी रुकी तो ये जो पुराने नेता छोड़ के गए हैं ये वापस भाजपा में लौटे? राजभर, मौर्य, दारा सिंह चौहान। सुमित जी आप एकदम पूर्ण विश्वास रखिए, हम 300 से ज्यादा सीटें जीते थे, फिर जीतने जा रहे हैं। इसको लेकर ना मुझे भ्रम है, ना यूपी की जनता को भ्रम है, ना हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भ्रम है। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो इस पर क्यों चर्चा? ये मैं शतक लगा लेंगे तो मैं समझता हूं श्री अखिलेश यादव जी भविष्य की राजनीति करने लायक हैं। मुझे तो लग रहा है 47 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी और 19 का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी और 7 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ये पूरा कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या उस दिन की प्रतीक्षा करिए 10 मार्च की, जब आप स्वयं बैठक इस चैनल में शायद फिर मेरी इस बात को उस समय रिपीट करेंगे कि नहीं, हम जब आपसे बात कर रहे थे 3 फरवरी को तो मैंने ये कहा था। तो आप ये भरोसा रखिए जनता भाजपा के साथ है। ये मुगालते में है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो कभी पूरे नहीं होने वाले। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, मैं भी देखता हूं अखबारों को, चैनल्स को। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो ये रेस है वो 20% मुसलमान, 10% यादव और 30% से शुरू हो रही है। तो ओबीसी खाते में जो 44% लोग हैं, 43% लोग हैं, उसमें से 28-29% लोग, अगर मैं मान के चलूं कि भाजपा जिस पर केंद्र कर रही है, फोकस कर रही है, यादव और राजभर को अगर अलग कर दे तो मान लीजिए एक बार के लिए, आपको लगता है कि ये ओबीसी का बड़ा बल्क भाजपा के साथ ही है, ये नहीं जाएगा मायावती के साथ या अखिलेश के साथ? देखिए मैं आपके सवाल के आधार पर ये मान नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो जनता के बीच में हूं सुमित जी, और मैं नारा लगाता हूं हर सभा में कि 100 में 60 हमारा, यानी 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा, और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया, सबको सम्मान, सबको स्थान दिया है। हमारे लिए किसान किसान एक समान, गरीब गरीब एक समान, बेटी बेटी एक समान, जवान जवान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव नहीं करते, इसलिए सबका वोट हमें मिल रहा है। तो जीतेगी बीजेपी, हारेगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जो अन्य विरोधी दल हैं वो हारेंगे, भाजपा का गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए मैं इस आपके सवाल के आधार पर मैं मान लूं, जब मैं जानता हूं तो मान कैसे लूंगा मैं? तो आपको वोट करेंगे मुसलमान, यादव? मुझे पूरा भरोसा, जिनकी हमने ईमानदारी से सेवा किया है, सरकार के माध्यम से जो लोगों की जरूरत थी उसकी योजना बना करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। आप याद करिए कांग्रेस की सरकार थी, श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहे थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया 2,000 की 3 किस्त में किसानों के पास भेजते हैं, पूरा पैसा पहुंच रहा है। हमने 43 लाख गरीबों के मकान बनाने का काम किया है। हमने 2.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम किया है। हमने लगभग 2 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उनको निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रहे हैं। 5 किलो प्रति यूनिट यूपी सरकार की ओर से भी दे रहे हैं। जो काम करता है उसको जनता आशीर्वाद देती है। ये तो लूटने वाले हैं, खाद्यान्न घोटाला करने वाले हैं। तो केशव जी, मुसलमान और यादव के वोट चाहिए आपको ना? उनसे ऐतराज तो नहीं है कोई? मैं तो सबके, हम भारतीय जनता पार्टी सबका वोट चाहती है, और जो हमें आज वोट दे रहा है उसका तो हम अभिनंदन करते हैं। जो नहीं दे रहा है उसमें से भी कुछ मात्रा में आने लगे, और आने वाले समय में सब भारी संख्या में भाजपा के साथ आएंगे। और जो लोग यह समझते हैं, पहले क्या करते थे, भाजपा को बता देते थे कि अगड़ों की पार्टी है, इसमें पिछड़े मत जाओ, दलित मत जाओ। अब दलित और पिछड़ा जब भाजपा के साथ आ गया तो अब ये मुसलमान को डराते हैं कि मुसलमानों भाजपा के पास मत जाओ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर एक दंगा नहीं हुआ, 80-20 की भाषा बोली जा रही है, 80 बनाम 20 की लड़ाई बोली जा रही है। ये तो भाजपा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 80 बनाम 20 है, ये सबका विकास। मैंने बड़े बड़े नेताओं ने कहा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप जानते हैं। 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, मैं 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। महाराज जी ने, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें 20% जो बंटवारे वाला 20% जोड़ करके उन्होंने 80% बता दिया हो। लेकिन जिसको दृष्टि दोष होगा तो उसमें से कुछ और देखने लगेगा, तो उसकी दृष्टि दोष का वो आंख के इलाज अपना जाके कराएं, जो सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं। हमारा तो सेवा का लक्ष्य है
हमारी राजनीति केवल सरकार चलाने तक, सरकार बनाने तक नहीं, बल्कि समाज पर कोई भी संकट आए, सुख दुख आए, तो उनके सुख दुख का हिस्सा बनना भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी तो होती है। हमने देश में इतनी वैक्सीन लगा दिया, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को याद करिए आप, देश के वैज्ञानिकों की तपस्या का अनादर किया कि नहीं किया, कि कोई कोरोना टीका मत लगाना, वैक्सीन मत लगाना, ये बीजेपी की वैक्सीन है। अगर ये वैक्सीन नहीं लगती तो ये तीसरी लहर को जो स्मूथली हम लोग निकलते जा रहे हैं बाहर, तो हम निकल पाते क्या? लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की सोच जो है ना, वो बहुत घटिया किस्म की है। एक जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल बिता रहा हो, और उसकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? लेकिन वो है, क्योंकि वह इससे अधिक सोच ही नहीं सकते। उनका लक्ष्य ही उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता नहीं है, उनका लक्ष्य गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया, उनका परिवार है। तो हमारी पार्टी में और उनकी पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन भाजपा का मुकाबला 10 जन्म में नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ, वक्त दिया, और शुभकामनाओं के लिए इस चुनावी मौसम में बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ लाइव थे इस वक्त, सीधे प्रयागराज से सिराथू में उन्होंने नामांकन भरा है। मेरे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, प्रियंका मौर्य जो कि भाजपा की नेता हैं, और मनोज काका जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, जहां पे छोड़ा उसी के आगे लेके चलता हूं। प्रियंका मौर्य वो प्रियंका है जो भाजपा की प्रियंका है, ये कांग्रेस की प्रियंका नहीं है। ये कांग्रेस की प्रियंका हुआ करती थी, प्रियंका गांधी की प्रियंका, लेकिन आजकल भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो भाजपा के पास भी, बीजेपी के पास भी एक प्रियंका है। सुना हमने केशव प्रसाद मौर्य को। मनोज काका, पहला मौका आपको दूंगा। तो आप सुन रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने समाप्तवादी पार्टी कहा, उन्होंने कहा गुंडों की पार्टी है, जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो गुंडों की भीड़ है। क्या कहना चाहेंगे आप, आपका रिस्पॉन्स? देखिए सुमित जी, आप देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आपका चैनल एक वैश्विक मंच है, और इस मंच पर बैठ करके जिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, मैं समझता हूं कि उनकी भाषा ही बता रही थी कि उनका चरित्र और उनके पार्टी का किस तरह का चरित्र है। आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, और एडीआर की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग और जो उन पर सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम है वो भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उनके पार्टी के लोग, इस तरह का उनका चरित्र है कि जब हाथरस में एक बेटी के साथ अन्याय होता है और जो लोग बलात्कार करते हैं उस बेटी के साथ, उनका भी पक्ष लेती है भारतीय जनता पार्टी। अभी उनके मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, जिन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार से ये कबूला कि हमें संवैधानिक मूल्यों पर, हमें संविधान का जो समता प्राप्त करने का लक्ष्य है उस पर गर्व नहीं है, हमें एक जाति विशेष का होने पर गर्व है। तो जो लोग, और केशव मौर्य जी स्वयं अपने सिराथू क्षेत्र में, आप भी देखे होंगे, सिराथू क्षेत्र में उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बैरंग उनको लौटा दिया। उनके बाद एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गए, उनको लोगों ने बैरंग लौटा दिया। तो अब आपने जो तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, क्योंकि किसान ये जान चुका है कि उसको 300 यूनिट बिजली कौन फ्री देगा, अखिलेश यादव जी देंगे। वो जान चुका है कि उसके गन्ने का भुगतान 15 दिन में करने का संकल्प किसने लिया है, अखिलेश और जयंत चौधरी जी ने लिया है। तो जो लाखों लाखों की भीड़ आ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और सच है कि अगर आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अगर केशव मौर्य जी में पिछड़ों के प्रति इतना ही स्नेह है, तो अखिलेश यादव जी इस देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने में जाति जनगणना कराएंगे। इसलिए कराएंगे कि जब आप किसी पिछड़े या वंचित समाज, ठीक है, भाग और खत्म कर रहा हूँ, भाग और संख्या को नहीं जानेंगे तो उसके लिए आप प्रबंधन कैसे करेंगे बिना? प्रियंका मौर्य को लेके आना चाहता हूँ, आपने अपनी बात कही। प्रियंका जी, क्या ये संभव है कि जातिगत जनगणना आपकी सरकार जब नहीं बनेगी तो वो भी इस चीज को आगे बढ़ाए? क्योंकि भाजपा का रुख तो केंद्र में कुछ और नजर आता है। प्रियंका मौर्य, देखिए, जातीय जनगणना की बात जो अभी हो रही है, ये पहले भी हुआ करती थी, और जब इनकी सरकार थी तब इस पे ये लोग फोकस नहीं करते थे। आज बस बैठ करके बातें बना लेना। मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ माननीय केशव जी के शब्दों से। उन्होंने जो बातें कही हैं वो ज़मीनी स्तर पे बहुत ही सत्य हैं कि किस तरीके से सपा की सरकार में गुंडागर्दी हावी रहती है। आज भी लोगों में वो डर है।
इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि 300 यूनिट फ्री देंगे ये बिजली। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, क्या ये बिजली भी देंगे? पहले ये बिजली देंगे 24 घंटे, उसकी बात कर लें। 300 यूनिट फ्री देना तो एक अलग बात हो गई। देखिए ये सिर्फ इस तरीके की बातें करके जिस तरीके से लोगों को बरगलाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ बरगलाना हो गया। देखिए आपकी सरकार इससे पहले जब थी तो किस तरीके से लोगों को आपने लाभान्वित किया। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है गुंडागर्दी, जिससे आज जनता खुशहाल है कि कम से कम वो सुरक्षित माहौल में रह रही है, राशन उनको मिल रही है। नई ज्वाइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोज जी मैं आपको मौका देता हूं। मनोज जी मैं आपको देता हूं। ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता है, हम मुद्दे पे बात करने बैठे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपने सवाल पूछा 300 यूनिट बिजली की बात, क्या बिजली दे पाएगी? सपा सरकार के वक्त तो बिजली आती नहीं थी, या कहा जाता है कि सिर्फ इटावा और सफाई में आती थी। आपको मैं बता दूं, मैं जवाब ले लेता हूं मनोज से। 2017 से पहले बिजली बैठ के अगोरना पड़ता था, लाइट मिलती नहीं थी। अब ये जवाब दीजिए मनोज। 18 से मनोज जी ये इल्जाम, गांव में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है। जवाब दीजिए। 300 यूनिट प्रियंका जवाब दे देते हैं। बात करते हैं, घर घर कनेक्शन पहुंचाया है प्रियंका, जवाब दे देते हैं मनोज से। जी सुमित जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का बिजली का जो उत्पादन था, आप तो आंकड़े हमेशा दिखाते हैं, मुझे खुशी है कि आपने अपराध के भी आंकड़े दिखाए हैं, आपने बेरोजगारी के भी आंकड़े दिखाए हैं कि किस तरह से 2017 के बाद 2022 में बेरोजगारी 2 गुना बढ़ी है। मैं इनको बताना चाहूंगा, पहले बिजली का उत्पादन 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में 11,000 मेगावाट होता था। हमने 3x6x60 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यही सोनभद्र में, जब आपके संवाद सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्ट पे जो रियलिटी होती है उससे देखिए जी। अब आपका प्रियंका बहन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन हो रहा होगा तो उसका जवाब नहीं है, कृपया सुनने का भी धैर्य रखिए। मैंने जो बात जो कह रहा हूँ, अगर आप देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। देखिए आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात पे ही काउंटर कर रही हूँ कि किस तरीके से लोगों को टेंजिबल बेनिफिट मिल रहा है इस सरकार में, उसकी हम बात करेंगे। लोगों को छत मिली है, शौचालय मिला है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, किस तरीके से लोगों को बिजली की व्यवस्था मिल रही है, पानी घर घर मिलने लगा है, अब घर में इन्वर्टर और जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और जिस तरीके से सपा की सरकार में आज भी डर बना हुआ है, मैं आपको एक मिनट प्रियंका जी मनोज जी मैं आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं, आप दोनों पहली बार मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, किसी शिक्षा ले पा रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। एक के ऊपर एक बोल रहे हैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात सुनूं और किसकी बात नहीं सुनूं। एक दर्शक पे क्या बीत रहे हो? मनोज भाई 1 मिनट, प्रियंका जी 1 मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं दलितों पर, ओबीसी की स्थिति पर डिबेट कर रहा था, इसीलिए प्रियंका मौर्य आपको मैंने बुलाया। मैं एक साउंड बाइट सुनवाता हूं, इसको सुनिए। ये आपके साथी थे, आपके साथ सरकार में चला रहे थे, ओम प्रकाश राजभर साहब, वो क्या कहते हैं उसको सुनिए, फिर हम काउंटर इस पर बात करेंगे। राजभर साहब की बात सुनाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, रक्षा मंत्री सब लोग सोफा पर, और स्वतंत्र देव पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको प्लास्टिक की कुर्सी दे दी जाती है। केशव देव मौर्य को स्टूल पर बैठाया जाएगा। नहीं, आपको चिड़ योगी आदित्यनाथ नहीं, हमसे उनसे चिड़ क्यों बैठाया जाता? राजा से न, राजा ही न मालिक होता है, सूबे का मालिक तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उनके राज्य में अगर ये हो रहा तो ऐसा क्यों पिछड़ों के साथ हो रहा है? ये पिछड़े खाली गुलामी करने के लिए हैं, वोट देने के लिए हैं। प्रियंका जी, ये बड़ा इल्जाम ओम प्रकाश राजभर ने लगाया कि जो छोटी जाति के लोग हैं भाजपा में उनका सम्मान नहीं होता। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये सारे वर्गों को एक साथ लेकर के चलती है, और जिस तरीके से इनकी राजनीति है, इस राजनीति में हर वर्ग को मौका दिया जाता है, हर वर्ग आगे बढ़ता है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है। और जिस तरीके से मात्र एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, आई होप इस पे बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं, और किस तरीके से माननीय केशव जी को सम्मान दिया जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है,
देखिए मैं बार बार कह मनोज रही जी। हूँ, वर्ग पे जरूर बात करना इंपॉर्टेंट फैक्टर जी, है, बट जी, स्टिल जी। जो जमीनी स्तर के जो वोटर्स हैं वो ये भी देखते हैं कि किस तरीके का टेंजिबल बेनिफिट उनको मिल रहा है, और वो साइलेंट वोटर्स होते हैं। मनोज। भीड़ से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि किस तरीके की लोगों को किस सरकार में सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है प्रियंका जी। मनोज, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये जो आपने कुनबा इकट्ठा किया है छोटी छोटी पार्टियों का, अब ये अपना हक मांगने लगे हैं। मेरा पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपका गठबंधन को लेके हम सब जानते हैं, टूटने की नौबत तक कगार पे आ चुका है। चंद्रशेखर रावण के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, किस तरीके से उनकी नाराजगी हुई। हम सब जानते हैं इमरान मसूद के साथ क्या हुआ। ऐसे में भाजपा को मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी के अंदर जब छोटे छोटे इतनी सारी दरारें दिखाई देंगी इस गठबंधन में। अब देखिए सुमित जी, आपका देखने का नजरिया है, क्योंकि पत्रकार हैं आप और आपको बहुत सारी जानकारी और देनी होती है, लेकिन जो आपने सवाल किया, आपने बहुत बड़े विषय पर आज डिबेट शुरू करी है। आपने पिछड़ों के हिस्सेदारी पर और दलितों के हिस्सेदारी की बात करी है। इसी उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती होती है तो 22,000 दलितों और पिछड़ों का हक नहीं दिया जाता है। मात्र ओबीसी को जो आरक्षण का संवैधानिक हक 27% है, उसको 3.4% दिया जाता है। दलितों को 1.8% दिया जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में जब बांदा के एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है तो 17 में से 13 एक जाति के लोग भर्ती कर दिए जाते हैं, और वो कौन लोग होते हैं? मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग होते हैं। तो जिन लोगों ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचितों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और संस्थानिक हकों का दोहन किया हो, उन लोगों से आप किसी भी तरह की हिस्सेदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दलितों, पिछड़ों, दलितों का हक देंगे, और जरूरी होगा। उन्होंने बड़ा सवाल देश की सदन में कहा कि अगर लोहिया ने नारा लगाया था कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़ों का जो आरक्षण का दायरा है उसको भी बढ़ाने का काम अगर भारतीय राजनीति में किसी ने पहली बार करी तो अखिलेश यादव जी ने करी। मैं माफी के साथ प्रियंका, एक लास्ट कमेंट आपका 10 सेकंड में। इनका ये कहना है कि आपने सुना होगा कि दलितों, पिछड़ों का अगर कोई ख्याल करता है तो अखिलेश यादव करते हैं। एक लास्ट कमेंट आपका प्रियंका। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सपा जो पार्टी है वो एक ठीक तरीके से माहौल कम से कम दे पाए। किस तरीके से दंगे हुआ करते थे हमारे यूपी में, 550 से ज़्यादा दंगे हुए, और ये जो सुरक्षित माहौल भाजपा ने दिया है और सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चल रही है, एक भी दंगा नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जो सुरक्षा, पहला आदमी का जो मुद्दा मेरे पास है, वो प्रियंका जी, मनोज जी, वक्त इतना ही था। मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।